विश्वासघात, जिंदगी की सच्चाई। रवीना की एक आंख में हल्का सा अंतर था। इसी कारण से उसकी शादी भी नहीं हो पाती थी। एक दिन एक जगह से उसका रिश्ता आया और उसके पिता ने उसकी शादी पक्की कर दी। शादी इस शर्त पर हो रही थी कि उसके पिता हर महीने लड़के को खर्च दिया करेंगे। रवीना का पति अजीत हर महीने रवीना के पिता से लाखों रुपए मांग लेता। रवीना के माता पिता मिडिल क्लास फैमिली से थे, लेकिन रवीना बहुत अमीर थी। करोड़ों की जायदाद उसके नाम थी। वह इंसान जिसे रवीना अपना पिता कहती थी, वह उसके असली पिता का ड्राइवर था। एक दुर्घटना में रवीना के माता पिता दोनों की मौत हो गई थी, लेकिन मरने से कुछ देर पहले रवीना के पिता के पास कुछ सांसें बची थी, तो उन्होंने उस समय ही रवीना को अपने ड्राइवर को सौंप दिया था। तब से लेकर अब तक इसी ड्राइवर ने रवीना को पिता बनकर, उसे सगे बाप की तरह से प्यार देकर उसे पाला था। एक दिन अजीत ने ही रवीना को आकर बताया कि उसके पिता की मौत हो चुकी है। जब रवीना ने घर जाने की ज़िद की तो अजीत ने उसे जाने नहीं दिया और रवीना के ज़िद करने पर उसे बहुत मारा। रवीना गिरकर बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो अपनी हालत देखकर उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उसके पूरे शरीर पर रवीना और अजीत की शादी को लगभग 2 साल गुजर गए थे। अजीत आए दिन रवीना से पैसों की डिमांड करता रहता था और रवीना अपने पिता के नाम से उसे पैसा देती रहती थी, बस इसी डर से कि कहीं वह उसको डाइवोर्स ना दे दे। रवीना अपने पिता को किसी भी तरह का दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। रवीना ने अपनी जायदाद तक बेच दी, सिर्फ अजीत को पैसा देने की खातिर। वे बहुत खुश रहता, कोई कामकाज भी नहीं करता था। 2 सालों में उसके पिता ने अभी तक अपने परिवार में से किसी भी संतान का ना तो रिश्ता ही देखा था, ना शादी की। जबकि रवीना बार-बार अपने पिता से कहती कि आप छोटी की शादी कर दो, लेकिन वहाँ उसकी बात को सुनने वाला कोई भी नहीं था। रवीना भी चुप हो जाती। समय यूं ही गुजरता रहा और रवीना पिता के नाम से अजीत को पैसा देती रही। वैसे भी वह पैसा रवीना का ही था और इतना करने के बाद भी अजीत रवीना को इज्जत नहीं दे रहा था। रवीना की ज़िंदगी जहन्नम बन चुकी थी। अब की बार अजीत ने उससे 10 लाख रुपए मांगे तो रवीना ने कहा कि अब मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगी। इससे अच्छा है कि तुम मुझे तलाक दे दो। अब मेरे पिता के पास जितना पैसा था वह सब खत्म हो चुका है। उस समय तो अजीत चुप करके घर से बाहर निकल गया। 2 साल के अंदर अंदर रवीना अपनी सारी जायदाद उसे दे चुकी थी। जब भी वह पैसे की मांग करता था तो वह अपने घर आती और जो भी कुछ उसकी जायदाद में था उसी में से अपने पिता का नाम लेकर वह पैसे अजीत को दे देती। लेकिन अजीत का पेट भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह रवीना को कबूल करने में खुश नहीं था। काश उस दिन अपने माता पिता के साथ मैं भी कार एक्सीडेंट में मर जाती। अब ऐसे ही ख्याल रवीना के मन में आने लगे थे, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। रवीना दुखी मन से अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। वह तो पहले ही अपने पिता के एहसानों तले दबी थी कि जिसने एक अनाथ को उसको सगे बाप से ज़्यादा प्यार दिया था। अब वह उन्हें किसी भी तरह परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वह चुपचाप सब कुछ सह रही थी। अचानक ही कि जैसे किसी ने उसके ज़ख्मों पर नमक छिड़क दिया हो। जब उसको पता चला कि उसके वह पिता, जो सगे ना होकर भी सगों से ज़्यादा थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह खबर उस पर बम की तरह गिरी थी। यह बात दूर दूर तक भी उसके दिमाग में नहीं थी। उसे ऐसा लगा कि एक मजबूत साया उसके सर से छिन गया हो और वह किसी तपते रेगिस्तान में अकेली खड़ी हो। यह खबर उसे अजीत ने ही दी थी। रोते हुए उसने अपने पिता के पास जाने को बोला तो अजीत कहने लगा, तुम वहाँ जाकर क्या करोगी आखिर? तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए किया ही क्या है? ये नहीं सोचा कि मैं तुम्हें तलाक भी दे सकता हूँ अगर थोड़े से पैसे दे देता, मगर वह बुढ़ा सांप बनकर बैठा रहा अपनी जायदाद पर। कहीं नहीं जाओगी तुम। जब उसे तुम्हारा ख्याल नहीं तो तुम क्यों करोगी उसका ख्याल? रवीना तो जैसे अपने होश में ही नहीं थी। वह इतना भी नहीं कह सकी कि अच्छा ठीक है, अब की बार ही तो पैसे नहीं दिए। इससे पहले जो इतनी रकम तुम उनसे ले चुके हो, जो इतने लाखों के चेक तुम्हें थमाए थे, उनका क्या हुआ? लेकिन उसके मुंह से उसके बजाय उल्टे ही शब्द निकले, जो मर्जी हो जाए मैं अपने पिता के पास हर हाल में जाकर रहूंगी। अजीत ने जब यह सुना तो उसे मारना शुरू कर दिया। पास में ही एक डंडा खड़ा था,
उसने धड़ाधड़ उसे पीटना शुरू कर दिया और तब तक पीटता रहा जब तक कि रवीना बेहोश होकर गिर नहीं गई। उसका पूरा जिस्म ऐसे हो चुका था जैसे हाथ लगाने से खून रिसने लगेगा। आंखें बंद करते समय भी उसे सिर्फ अपने पिता का ही ख्याल आ रहा था। काश आखिरी बार मैं अपने पिता का चेहरा देख लेती। रवीना बेहोश हो चुकी थी। पता नहीं कितने घंटे वह बेहोश रही। जब उसको होश आया तो सबसे पहले उसे अपने पिता का ही ख्याल आया था। वह बाहर की तरफ भागी, लेकिन दरवाज़ा बाहर से बंद था। उसने दरवाज़ा पीटना शुरू किया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला तो अजीत उखड़े अंदाज में बोला, सुकून रखो और मुझे भी लेने दो। शाम को फ्लाइट है मेरी बाहर की, तो ड्रामा मत करो। वैसे ही तुम्हारी मनहूस सूरत देख ली है, तो आगे बस खैर ही रहे। रवीना ने उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया, बस इतना कहा कि मुझे मेरे पिता का चेहरा देखना था आखिरी बार। अजीत व्यंग से मुस्कुराते हुए बोला, अब तो पहली या आखिरी बार जो भी है, उनकी चिता की राख देखना। रवीना का दिल चाहा कि उसका चेहरा थप्पड़ों से लाल कर दे। उस समय वह उसे एक तरफ धक्का देकर बाहर भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह ताकतवर था। वापस रवीना की कलाई पकड़ी और उसे कमरे में पटक दिया और ज़ोरदार आवाज़ से दरवाज़ा बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। जबकि रवीना अंदर लगातार चिल्ला रही थी। वैसे ही कमरे में बैठे बैठे पता नहीं कितनी देर हो गई थी जब अजीत ने कमरे का ताला खोला और कहा, अब तुम आज़ाद हो, चली जाओ जहाँ शमशान में तुम्हारे पिता की राख पड़ी है। और उस शमशान में वह जगह भी समझा दी जहाँ पर उसके पिता को जलाया गया था। वह खामोशी से सुनती रही। वह समझ नहीं पा रही थी कि अब अजीत ने उसे कैसे जाने दिया। उस समय कोई उससे सबसे बड़ी इच्छा पूछता तो वह यही कहती कि अजीत की जान लेना चाहती हूँ। अजीत रवीना को वहीं अकेला खड़ा छोड़कर जा चुका था। थोड़ी ही देर बाद वह देश छोड़कर जाने वाला था। साथ ही ये भी कह दिया, 3 दिन में घर खाली कर देना। ये घर मैं बेच चुका हूँ। ये घर भी लालची इंसान। यही शब्द थे जो अजीत के लिए बार बार रवीना के दिमाग में आ रहे थे। उसके जाते ही रवीना के पास थोड़ी बहुत जो पैसे थे उसने समेटे। साथ ही अपने घर फ़ोन करने लगी, लेकिन रुक गई कि अभी वे बहुत ज़्यादा दुखी होंगे। मुझे किसी तरह भी उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। मुझे इस हाल में देखेंगे तो सब परेशान हो जाएंगे। तभी उसे अपना वकील याद आया, जिसके पास उसके पिता ने उसकी जायदाद और दूसरे सुरक्षा के सारे इंतज़ाम किए थे। रवीना के पास उस वकील का नंबर था। उसने अपने वकील को फ़ोन करके पूरी बात बता दी। वह यह सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। फिर बोला, तुम मुझे पहले बताती, अब तो पानी सर से गुज़र चुका होगा। लेकिन खैर, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। तुम इस बारे में परेशान ना हो और संभल कर रहना। रवीना ने हाँ में जवाब दिया और फ़ोन कट गया। इसके बाद रवीना बाहर निकल आई। उस समय वह शमशान में वहाँ गई जहाँ उसके पिता की चिता जलाई गई थी। अजीत क्योंकि उस शमशान में वह जगह बता गया था, तो ज़्यादा समय नहीं हुआ। जल्दी ही वह उस जगह पहुँच गई जहाँ पर एक नई चिता जली हुई थी। वह सोचने लगी, मैं कितनी बदकिस्मत हूँ जो अपने इतने प्यार करने वाले पिता को आखिरी बार भी न देख सकी। मुझ जैसा कौन बेबस होगा भला। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। वह अपने पिता के लिए प्रार्थना करती रही। इतना तो वह अपने असली पिता के लिए भी नहीं तड़पती थी। वह काफ़ी देर वहाँ बैठकर रोती रही। उसे होश ही नहीं रहा कि शाम ढल चुकी है और इस तरह अकेले यहाँ रुकना उसके लिए खतरे से खाली नहीं होगा। वह वहीं घुटनों पर सर रखकर बैठी थी। अचानक से उसे कंधे पर हल्का दबाव महसूस हुआ। जैसे ही मुड़कर देखना चाहा तो उसी पल उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया गया। उसने हाथों और पैरों से खुद को बचाना चाहा, लेकिन हाथ और पैरों को भी बांध दिया गया था। वह खुद को छुड़ाना चाहती थी, लेकिन उसे बहुत मजबूती से बांधा गया था। अब वह मुंह से सिर्फ हल्की आवाज़ निकाल पा रही थी। रात थी तो किसी ने क्या ऐसी जगह शमशान में आना था और उसे बचाना था। अब जहाँ फंसी थी रिहाई तो मुमकिन नहीं थी। उसको किडनैप कर लिया गया था और वह अपने साथ लगभग खींचते हुए रवीना को लेकर जा रहे थे। शमशान से निकलकर उसे गाड़ी में बिठाया गया। फिर न जाने कहाँ कहाँ से होते हुए एक बेसमेंट में पहुँच गए। वहाँ जाकर उसकी आंखों से पट्टी उतर गई तो सामने एक इंसान खड़ा उसे लगातार घूर रहा था। रवीना ने चिल्लाकर पूछा, कौन हो तुम? उसने बड़े ठंडे स्वर में कहा, तुमने अजीत के साथ ऐसा क्यों किया? मैं कर ही क्या सकती हूँ?
मेरे हाथ पैर खोलो, जाने दो मुझे यहाँ से। तुम कौन हो? वह भी बड़ा ठंडे स्वर में बोल रहा था। उसने फिर सवाल किया कि तुमने अजीत के साथ ऐसा क्यों किया? इस पर रवीना चिल्लाकर बोली, काश उसे मार दिया होता तो आज तुम ये सवाल पूछने के काबिल ना होते। जाने दो मुझे, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। एकदम वह व्यक्ति एक कदम आगे बढ़ा और एक नंबर मिलाकर रवीना के सामने करते हुए कहा, यह उसी वकील का नंबर है। उससे कहो कि अजीत को जाने दे, वरना अच्छा नहीं होगा। समझ रही हो ना? रवीना समझ गई थी कि ज़रूर उसके वकील ने अजीत को बाहर जाने से पहले ही रोक लिया होगा, तभी वह आदमी उस पर बार बार अजीत को छुड़वाने का जोर डाल रहा है। रवीना ने भी सोच लिया था कि चाहे जो हो जाए, अजीत ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। मैं भी उसे सुकून की सांस नहीं लेने दूंगी। रवीना ने उस आदमी के मुंह पर थूक दिया, जिसे शायद अपना जवाब मिल गया था। वह रवीना पर हाथ उठाने लगा, लेकिन फिर रुक गया और बोला, उस वकील से कहो अजीत को जाने दे, वरना तुम जिंदा नहीं रहोगी। रवीना ने मुस्कुराकर कहा कि तुम्हें लगता है मैं अभी जिंदा हूँ? जो करना है कर लो, मैं नहीं डरती किसी से। इसके बाद वह उठा और बेसमेंट से बाहर चला गया। 3-4 सेकंड के बाद वह वापस आया तो उसके साथ एक लड़की भी थी। रवीना नहीं समझ पा रही थी कि दोनों का अजीत के साथ क्या रिश्ता है, क्योंकि उस दिन से पहले रवीना ने कभी उन दोनों को नहीं देखा था। लड़की ने रवीना को मारना शुरू किया, साथ ही अजीत को छुड़वाने की बात भी कह रही थी, लेकिन रवीना भी मार खाती जा रही थी, पर अजीत को छुड़वाने की बात पर तैयार नहीं हुई। जब वह लड़की मार मार कर थक गई तो उसने भी अपने हाथ खड़े कर लिए कि ये नहीं मानने वाली और मैं भी और नहीं मार सकती। वह आदमी सिर हिलाकर दूसरी तरफ चला गया और फ़ोन पर किसी से कोई बात करने लगा, जबकि वह लड़की कुछ देर रवीना को घूरने के बाद धीरे से उसके पास आई और उसके कान में कहने लगी, मुझे भूल जाना। और साथ ही एक पतला सा मेमोरी कार्ड की तरह कोई गत्ते जैसी चीज़ उसके हाथ पर रख दिया, जिस पर लाल छोटी सी लाइट जल रही थी, और उसके हाथ की मुट्ठी बंद कर दी। वह आदमी जैसे ही फ़ोन बंद करके मुड़ा तो वह लड़की दोबारा से अपनी जगह जाकर खड़ी हो चुकी थी। उसके चेहरे के भाव बड़े ही सख्त हो चुके थे। वह आदमी उस लड़की से कह रहा था, हमें इसे कहीं और शिफ्ट करना होगा, क्योंकि जब तक यह नहीं बोलेगी वह अजीत को छोड़ने वाले नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, सब घर वालों को हिरासत में ले लिया गया है। रवीना पीट पीट कर बेहोशी की हालत में थी, लेकिन उन दोनों की बात सुन रही थी, इसीलिए वह चीज़ उसने मजबूती से अपने हाथों में छुपाई हुई थी। वह लड़की उस व्यक्ति को मना कर रही थी कि एक आधा घंटा यहीं पर रुक जाते हैं, और उसके मुंह से मैं उगलवाने की कोशिश करती हूँ। ये तो वैसे ही निढाल हुई पड़ी है, शायद मान जाए। वह आदमी मान नहीं रहा था। फिर उस लड़की के कहने पर वह वहाँ रुक गया। अब वह लड़की रवीना को फिर से कहने लगी कि तुम्हें अजीत को हर हाल में छुड़वाना ही है। रवीना की अब हिम्मत टूट चुकी थी। शायद अब आगे रवीना अपना मुंह खोल ही देती। उसी समय बाहर पुलिस के सायरन की आवाज़ आने लगी। वह आदमी और लड़की तो पिछले दरवाजे से भाग गए, जबकि रवीना मुर्दों की सी हालत में वैसे ही पड़ी रही। पुलिस ने उसे रेस्क्यू किया और अपनी निगरानी में अस्पताल पहुंचाया। उसके बाद रवीना बेहोश हो गई। पता नहीं कब तक बेहोश रही। उसका इलाज चलता रहा। बीच में आँख खुली तो कोई उसे नींद का इंजेक्शन लगा देता। तीसरे दिन जब वह होश में आई तो 2 पुलिस अधिकारियों ने उसका बयान लिया और पूछा कि क्या हुआ था वहाँ, उस बेसमेंट तक तुम कैसे पहुँची? तो रवीना ने उन्हें पूरी बात बताई। सिर्फ इतना ही नहीं, अजीत ने उसके साथ पहले भी जो कुछ किया था वह भी सब कुछ बता दिया। अब उसे कोई डर नहीं रहा था। उसके बाद पुलिस वाले जाने लगे तो उसने कहा, मेरे परिवार में से मेरी किसी से बात करवा दीजिए। वह लोग नहीं जानते कि मैं यहाँ अस्पताल में हूँ और वह मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। एक पुलिस वाला दुख से मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ देखने लगा, फिर कुछ कहते कहते चुप हो गया। लेकिन दूसरा बोला, हम आपको जल्दी ही आपके घर वालों के पास ले जाएंगे, अभी बात नहीं करवा सकते। रवीना ने फिर पूछा कि आप सब वहाँ कैसे पहुँचे थे? तो पहले पुलिस वाला बोला कि किसी की जीपीएस की लोकेशन बार बार हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट हो रही थी, साथ ही आपका नाम भी लिखा था। जब हम वहाँ पहुँचे तो हम सचमुच में ही आप तक पहुँच चुके थे।
ज़रूर ही किसी ने आपकी मदद की है। रवीना ने हाँ में सिर हिलाया। तो वह लड़की उसे याद आई। वह पुलिस वाले रवीना से बोले, हमें मुजरिमों तक पहुंचना है, मददगारों तक नहीं। आप आराम कीजिए और शुक्र कीजिए उस मददगार का जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी बच गई। रवीना को फिर से वह लड़की याद आई जिसने उसे बचाया था। मतलब वह उस आदमी की नज़रों में अपना विश्वास नहीं तोड़ना चाहती थी, तभी वह कह रही थी मुझे भूल जाना। यानी वह नहीं चाहती थी कि उसके बारे में किसी को पता चले। 3 दिन बाद उसके वकील उसके पास आए और उसे अपने साथ थाने लेकर गए, जहाँ एक जेल में अजीत था और दूसरी जेल में नज़र जाते ही रवीना के पैरों तले ज़मीन निकल गई। जेल की सलाखों के पीछे उसके पिता थे। हाँ, वही पिता जो मर चुके थे। अगली जेल में उसकी माँ और बहनें भी थीं। ये देखकर रवीना के तो पैरों तले ज़मीन निकल चुकी थी। उसने वकील से पूछा, ये यहाँ क्यों हैं? इन्हें बाहर निकालिए। मेरे पूरे परिवार को किसने अंदर डाला और क्यों? और पिताजी ज़िंदा कैसे हैं? या सिर्फ मुझे ही नज़र आ रहे हैं? आपको भी नज़र आ रहे हैं क्या? रवीना तो जैसे पागल सी हो गई थी। इतने सारे सवाल उसने वकील से एक ही बार में पूछ डाले। वकील ने उसे खामोश रहने को कहा और फिर उसे अपने ऑफिस में ले गए। वहाँ जाकर पहले उसे पानी पिलाया, फिर धीरे से बोले, जो भी मैं कहूँ चुपचाप और सब्र करके हिम्मत के साथ सुनना। यह अजीत इसी इंसान का बेटा है जिसको तुम पिता समझती आ रही हो। रवीना यह सुनकर दंग रह गई, जबकि वह लगातार बोले जा रहे थे, ये बहुत चालाक आदमी है। इसी ने जानबूझकर तुम्हारे माता पिता का एक्सीडेंट किया था, क्योंकि जिस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ था तुम्हारे पिता के पास सारे जायदाद के कागज़ थे जो मेरे पास से ही वापस जा रहे थे। इसने सोचा उन्हें मारकर वह कागज़ हथिया लेगा, लेकिन तुम्हारे पिता पहले ही पक्का काम कर चुके थे। वह दौलत तुम्हारे नाम कर दी गई थी और साथ ही तुम्हारी सुरक्षा के लिए इस तरह की वसीयत बनाई गई थी कि कोई तुमसे ज़बरदस्ती या तुम्हें डरा धमका कर या धोखे से भी किसी भी तरह से तुमसे ये जायदाद छीन ना सके। इसके बारे में तुम भी जानती हो। फिर तुम भी बच गई तो इसने तुम्हें बेटी बनाया और अपना बेटा रिश्तेदारों को दे दिया, क्योंकि वह तय कर चुका था बड़े होकर तुम्हारी शादी अपने बेटे से करवा देगा और दौलत इसकी हो जाएगी। यही कारण था कि तुम्हारे साथ बहुत अच्छा रहा, लेकिन शादी के बाद भी जब दौलत तुमने इनके नाम नहीं की, क्योंकि मैं इन्हें पहले से ये डरा चुका था। तुम्हारे रक्षक तुम पर निगाह रखे हुए थे, इसी वजह से इन्होंने तुम्हारे साथ कोई हरकत नहीं की और बेटे के द्वारा तुमसे तलाक की धमकी लगाकर पैसे लेता रहा। तुम भी संपत्ति बेच कर देती रहीं। जब सब कुछ खत्म हो गया तो ये पूरा परिवार बाहर भाग रहा था, पर तुमने मुझे बताया तो हमने इन्हें पकड़ लिया। इसके एक आदमी ने तुम्हें किडनैप किया और तुम्हें अजीत को छोड़ने के लिए मजबूर किया था। वह परिवार जो अजीत का था वह भी किराए के लोग थे और तुम्हारे इस नकली पिता और शमशान में वह चिता, सब कुछ झूठ था, ताकि ये बड़े आराम से तुम्हारी आंखों में धूल झोंक कर बाहर जा सकें। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारा रिश्ता भी हर जगह से तुम्हारे इसी पिता ने ख़त्म किया था। असल में तो इसे तुम्हारी शादी अपने बेटे से ही करनी थी। सारी बात सुनकर रवीना जड़ होकर रह गई, मगर जो होना था हो गया था। रवीना ने अब पूरी तैयारी के साथ उनके खिलाफ केस दायर किया और अपनी जायदाद की एक एक पाई वसूल की, जिसके बाद उन लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। रवीना ने अपने बिजनेस शुरू किया और अपना बिजनेस खुद संभालने लगी, तथा उसने समाज के गरीब लोगों के लिए कार्य किया जिससे उसके मन को शांति मिल सके। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और फिर मिलते हैं ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।